नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या मोदी योगी मिलकर विपक्ष की सियासत को ही खत्म कर रहे हैं? यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी सरकार, क्या मोदी योगी का सनातनी प्रण साकार हो रहा है? विपक्ष को दिक्कत इसी से है और आगे विपक्ष करेगा क्या? दिल्ली में रेखा गुप्ता के सीएम पद की शपथ लेते ही सरकार फुल एक्शन मोड में है। सीएम रेखा गुप्ता की पहली प्राथमिकता है यमुना को स्वच्छ करना। खुद सीएम रेखा गुप्ता अब से थोड़ी देर में वासुदेव घाट पर यमुना आरती करने पहुंच रही है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ सनातनी प्रण पूरा कर रहे। आज यूपी का बजट पेश किया गया। बजट में सनातन संस्कृति को तवज्जो दी गई है। मथुरा वृंदावन से लेकर अयोध्या तक को बजट में फोकस किया गया, खास ध्यान रखा गया है। सरकार का साफ कहना है कि बजट सनातन संस्कृति को समर्पित है, लेकिन योगी सरकार के इस बजट पर विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव बजट को खोखला बता रहे तो कांग्रेस के लिए दिशाहीन है। अब सवाल है कि मोदी योगी का सनातनी प्रण साकार हो रहा, बजट सनातनी जैसा दिख रहा है, क्या इसीलिए विपक्ष आग बबूला? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की सनातन आस्था की छाप साफ साफ दिखाई दे रही। एक तरफ दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद सीएम रेखा गुप्ता का पहला फोकस यमुना सफाई पर है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के आज पेश किए गए बजट में सनातनी संस्कृति की झलक साफ साफ देखने को मिली है। योगी सरकार ने इस बजट को सनातन संस्कृति को समर्पित किया है। दिल्ली में आज रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली। शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता सरकार का फोकस यमुना को साफ करने का है। खुद सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। कुछ ही देर में सीएम वासुदेव घाट पहुंच रही हैं। इससे पहले बीजेपी की जीत के साथ ही यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। खुद पीएम मोदी ने यमुना की सफाई का प्रण लिया है, जिसे पूरा करना अब रेखा गुप्ता सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं यूपी में योगी सरकार ने आज अपना 9वां बजट पेश किया। सरकार ने बजट में महिला, युवा, किसान से लेकर हर वर्ग को ध्यान में रखा। योगी सरकार ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया, जो चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 9.8% ज्यादा है। बजट में लखनऊ में AICT बनाने, 4 नए एक्सप्रेसवे, किसानों को मुफ्त सिंचाई, मेधावी छात्रों को स्कूटी के साथ साथ ब्याज मुफ्त लोन, 92,000 नई नौकरी और छुट्टा पशुओं की समस्या खत्म करने का ऐलान किया गया। लेकिन खास बात यह है कि योगी सरकार के बजट में पूरा फोकस सनातन संस्कृति पर समर्पित है। और 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरेता, यानी वंचित को वरेता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। इसमें एक तरफ जो बजट का आकार में बढ़ोतरी ये राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। योगी जी सनातन संस्कृति की बात कर रहे, बजट में भी सीएम योगी का धर्म पद साफ साफ दिखाई दे रहा। बजट में जन उपयोगी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़, मंदिर निर्माण के लिए 50 करोड़, अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़, चित्रकूट पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़, मथुरा में पर्यटन विकास के लिए 125 करोड़, जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र के लिए भी खजाना खोला गया। माँ विंध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ काली खो मंदिर के परिक्रमा पथ और जन सुविधा स्थलों को विकसित करने के लिए भूमि खरीदने के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। साथ ही वृहद निर्माण के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया गया है।
योगी सरकार के बजट पर विपक्ष ने पलटवार किया। विपक्ष ने बजट पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस बजट को खोखला बताया, तो शिवपाल यादव ने बजट को घोटाले की पटकथा बताया। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई। बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है। ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की ज़रूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। बस मुझे सही कहना है। कांग्रेस ने भी योगी सरकार के इस बजट को दिशाहीन बताया है। जो आपकी वायदे थे, आपने कहा महिलाओं को 2 सिलेंडर हम साल में होली दिवाली मुफ्त देंगे, उसका जिक्र है कहीं इस बजट में? ये क्या प्रावधान है? नौजवानों के रोजगार को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, पर सरकार का कोई रोड मैप इस बार नहीं है या कोई जिक्र नहीं कि सरकार उन नौजवानों को महंगाई भत्ता देगी या उनको रोजगार से कैसे जोड़ेगी। तो हर वायदा जो सरकार ने किया था उस पर सरकार फेल हो गई। पिछली बार भी हो गई और ये तो दिशाहीन झूठा बजट है। इसमें कोई भी ऐसी नई चीज नहीं। ये प्रदेश बिजली की समस्या से जूझ रहा है। लगातार हम मांग कर रहे हैं कि सरकार को नई परियोजना लानी चाहिए ताकि विद्युत हम खुद बना सके। एक भी जिक्र नहीं है कि इस बार भी सरकार की कोई योजना है कि नई परियोजना बनाने का। तो विजन नहीं है। ये विजनलेस बजट है जिसमें कोई भी नई चीज नहीं। अब सवाल है, योगी के बजट सनातन को समर्पित। क्या विपक्ष तभी परेशान? क्या अखिलेश को योगी के बजट से नहीं बल्कि सनातन प्रेम से परेशानी है? सवाल ये भी कि क्या उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सनातनी लहर से ही तस्वीर बदलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या बजट सनातनी है इसलिए दिक्कत है? दिल्ली में हिंदू एकता ने फिर से असर दिखा दिया तो आगे बाकी राज्यों में क्या होगा? ये बहुत सारी बातें हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पहुंच रही हैं वासुदेव घाट पर भी। यमुना की सफाई का जायजा, यमुना आरती में भी शामिल होंगी। परिचय में आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शिवराज साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और निवांश शर्मा है आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव, आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल वही है जो बीजेपी बार बार कह रही है कि भाई आपको दिक्कत ही इस बात से है कि मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सब की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। राकेश भाई, भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी नाकामी को सनातन को समर्पित कर दे, जैसा कि आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, तो हम उसकी नाकामी को तो नाकामी कहना बंद नहीं करते। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि पशुओं की छुट्टा पशुओं की समस्या है। ये कम से कम आप इस बात को मान रहे हैं अपने चैनल पे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं इस बात को मान रहे हैं कि जो छुट्टा पशु की समस्या है इस प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा, जिस बात को हम लगातार उठाते थे, अब ये मानना शुरू किए हैं। इस बजट में मान रहे हैं कि छुट्टा पशुओं की समस्या है। अब उस पर क्या काम करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, बात की बात है। इनके जो घोषणा पत्र था 2017 का, उसको आप उठाकर देखिए तो पहले पेज में लिखा था कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे और 14 दिन के अंदर अगर गन्ना का भुगतान नहीं होता है तो उस पर हम ब्याज देंगे। आज तक 9वां बजट है। 9वें बजट में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी नहीं बताया कि किसानों को कितना बकाया भुगतान अभी बाकी है। ये बताते हमने इतना भुगतान कर दिया,
तो ये भारतीय जनता पार्टी धोखे की सरकार है और इसका बजट भी धोखा है और खोखला तो है ही, कोई दो राय नहीं है। नहीं ठीक है, ठीक है। अब मुझे नहीं मैं सुन ही रहा हूं, अब मुझे एक दो सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लोगों का जो आखिरी आप लोगों का जो आखिरी बजट था धर्मेंद्र भाई 2016-17 में कितने का बजट था वो? राकेश भाई आप कितने का बजट था उसको छोड़ दीजिए। नहीं बताइए क्यों छोड़ दें? छोड़ दीजिए ना उसको। अब आप क्यों छोड़ दें? ज्यादा, अरे भाई ये बताइए कि जब एक साल बीत जाता है, कितने का बजट था? नहीं आता तो वो भी बता दीजिए, मैं बता दूंगा। मैं कोई जीके का खेल नहीं खेल रहा हूं, इस सवाल को पूछने की बजाय। और जीके तो नहीं होना चाहिए, और जीके के दायरे में आता भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने आखिरी बजट कितने का पेश किया था वो आपको याद होना चाहिए। अरे सुनिए तो पहले मैं सवाल पूछूं आपसे। चलिए आपको 30 सेकंड का गैप दे देता हूं, आपको 30 सेकंड का समय दे देता हूं, याद कर लीजिए, नहीं तो गूगल कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैं जीके का खेल नहीं खेल रहा हूं। तब तक एक बड़ी खबर बता देता हूं, आपको समय दे देता हूं, ब्रीदिंग स्पेस है। दिल्ली में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। रेखा गुप्ता के पास फाइनेंस है, सर्विस है, परवेश वर्मा को शिक्षा दिया गया है, पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है, मनजिंदर सिरसा को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। ये सूत्र बता रहे हैं, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ये जानकारी अभी आ रही है कि ये विभागों का बंटवारा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यभार संभाल ली है और वो चूंकि सेक्रेटेरिएट में मौजूद है, तो वहां पर विभागों का बंटवारा भी। अब बता दीजिए, गूगल कर लिया आपने तो धर्मेंद्र भाई, कितने का बजट था 2016-17 में? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एआई पार्क में क्या क्या होता है बता। अरे मैं पूछ रहा हूं, आपने आखिरी बजट कितने करोड़ का पेश किया था? अरे भाई 3 लाख करोड़ का होगा, 3.5 लाख करोड़ का होगा। हाँ, इस बार कितने का है? उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्यों पड़ता है मुझे बताइए। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? 3 लाख 8 लाख नहीं, 3 लाख करोड़ और 8 लाख करोड़ में कोई फर्क आपको महसूस नहीं होता है? 2017 में टैक्स कलेक्शन कितना था बताइए? मैं पूछ तो रहा हूं धर्मेंद्र भाई, 2-3 लाख करोड़ और 8 लाख करोड़ में आपको कोई फर्क नहीं समझ में आता है। 5 लाख करोड़ का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ कि आप 2017 में कितना टैक्स कलेक्शन था, नहीं बता पाओगे। बता दो, बताओ। अरे मैंने पहले ही बोला कि मैं नहीं जी के खेल रहा हूं भाई, मैंने तो ये तुलना किसी वजह से पूछा। मैंने ये उम्मीद भी आपसे नहीं की कि आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको समय दिया धर्मेंद्र यादव कि आप गूगल कर लीजिए। अरे आप, लेकिन आप कह रहे कि 3 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ पर क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जाए भाई? अरे टैक्स कलेक्शन कितना था वो बता दो। और मैं फिर भाई आपसे पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं सबको सारी बातें नहीं याद होती हैं। मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा धर्मेंद्र यादव कि आपको याद होना चाहिए। चलिए आपने अपनी सरकार में, आप चलिए रुकिए। अब 6 लाख करोड़ रुपए जो टैक्स का कलेक्शन होगा वो नहीं बता रहे हो आप? हाँ तो बताइए ना। जनता का टैक्स 6 लाख करोड़ रुपए आएगा। 6 लाख 90,000 करोड़ रुपए आएगा। ठीक, 93,000 करोड़ रुपया आप पूंजीपतियों से लोगे मात्र। हाँ, जनता से लोगे आप 6 लाख 93,000। तो आप ये कह रहे हैं, चलिए ठीक है, आपने ये लॉजिक दिया धर्मेंद्र यादव कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा है इसलिए बजट का आकार बढ़ गया है। आपका ये एक लॉजिक है, चलिए इसको मान भी लेते हैं एक बार को। अब मुझे ये बताइए कि आपने अपने 3,46,935 करोड़ के 2016-17 के बजट में काशी, अयोध्या, मथुरा धार्मिक स्थलों के विकास पर कितना खर्चा किया था, कितना दिया था, कितना बजट एलोकेट था? अयोध्या का जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है उसका सौंदर्यीकरण करा के विश्व स्तरीय बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। कितना बजट एलोकेट था भाई? पहले अब कितने का पूछ रहे हैं आप? भारतीय जनता क्यों पार्टी नहीं पूछूं? बताओ। आपकी सरकार ने प्लानिंग की थी, आपकी सरकार के वित्त मंत्री थे, आपको नहीं याद होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में कितना किया था बताइए? अरे फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, फिर अजीब स्थिति है, आप अपनी सरकार का आपको याद नहीं है। फिर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपका विरोध दरअसल इसी बात पर है। नहीं, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं धर्मेंद्र यादव, ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि आप काशी, अयोध्या, मथुरा जहां इसकी बात आ जाती है, आप लोगों को दूसरे हिसाब की पॉलिटिक्स समझ में आने लगती है। ऐसा है क्या खुलकर कैसे बोल दें, खुलकर कैसे बोल दें? मैं ये भी कह रहा हूं कि धर्मेंद्र यादव आपको याद होगा 2-4 करोड़ ही खर्चा किया होगा, वो भी आपको याद होगा, लेकिन आप बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अरे सुनिए तो सही पहले, आप सुनिए तो सही पहले। आपने एआई पार्क का जिक्र किया, एआई पार्क में क्या क्या होता है बता दीजिए मुझे। अरे मैंने जिक्र थोड़ा नहीं किया, सरकार ने किया, हमने उसको बता दिया है। अब सरकार उस एआई पार्क में क्या लेकर आएगी, क्या लेकर नहीं आएगी, वो वक्त बताएगा, वो भी आपके सामने रख देंगे। बजट सरकार की प्लानिंग उस एआई पार्क में क्या है ये सरकार बताएगी, राजीव जेटली बताएंगे, ये मेरा काम थोड़े नहीं है। कितना बजट है बताओ ना, बजट एआई पार्क? क्या चीज का एआई पार्क का? भाई एआई पार्क बनाने की तैयारी है, कितना बजट है ये मेरे पास अभी जानकारी नहीं है भाई। गूगल करवा लीजिए आप भी। हाँ गूगल करवा लेंगे, आगे बताइए ना। 5 करोड़ में क्या होता है? हाँ ठीक है, तो आपने तो वो भी नहीं 5 करोड़ दिया था। सर्वर की कीमत पता है? आपने तो वो भी 5 करोड़ नहीं दिया था भाई, आपने तो वो भी 5 करोड़ नहीं दिया। आपके लिए ना 5 करोड़ की वैल्यू, ना 5 लाख करोड़ की वैल्यू है। 20 लाख लैपटॉप बांट दिए थे, आपको संख्या भी नहीं याद कर पाओगे आप।
20 लाख लैपटॉप बांटा था। योगी सरकार ने 2017 के मैनिफेस्टो में लिखा था हम लैपटॉप बांटेंगे। एक लैपटॉप बांटो तो बताओ मुझे कहीं 9 सालों में कहीं एक लैपटॉप बांटो तो बता दो नाम क्या है, एक लैपटॉप बांटा है। ठीक ठीक, चलिए राजीव जेटली, ये जहां जाएंगे एआई पार्क में आपने 5 ही करोड़ क्यों दिया? इनके समय में तो एआई पार्क का नाम ही कोई नहीं सुन पा रहा था। एआई जैसे पार्क भी कोई होगा क्या? अब एआई पार्क पर आपने 5 ही करोड़ क्यों दिया? इससे भी इन्हें दिक्कत है। काशी, अयोध्या, मथुरा, इस पर इतना ऐलान तो कह रहे हैं कि बजट खोखला है। देखिए, पहले तो इस बात को समझे, एआई पार्क की बात नहीं है। सबसे पहले आप देखिए, अखिलेश जी ने, शिवपाल जी ने, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बजट की लेकर के, और दोनों ने ही उसको खोखला बता दिया। अब ये सोचिए, जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बजट में लिख कर लाए हैं दोनों लोग, और लाइन बोल करके, याद देख देख करके बोल रहे हैं, उसके बाद खोखला बता रहे हैं। मतलब खोखलापन तो आपके अंदर नजर आ रहा है कि कितने खोखले आप हैं। आप बजट में बैठे नहीं, बजट को सुना नहीं, आपको ये नहीं पता उसमें हो क्या रहा है, इसीलिए आपको जरूरत पड़ गई, आपके असिस्टेंट, आपके पीए ने 2 लाइनें दे दी और आपने बोल दी, खाना पूर्ति हो गई आपकी। अब बात आ गई, मंत्री कंप्यूटर में देख के एक एक लाइन पढ़ रहे थे, एक एक शब्द पढ़ रहे थे। मैंने भी देखा था, मैंने भी सुना था। उनको भी कुछ नहीं आता इसका मतलब बजट में, वो पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। सुरेश खन्ना पढ़ रहे थे क्या? वो पढ़ने के लिए बैठे, उनको जानकारी नहीं थी हमने कहा कितना रुपया खर्चा करना है। वो भी डोल हैं, वो भी खोखले हैं। थोड़ा और बोलिए। नहीं, आप बताओ ना मुझे, अब बोलना, अब आपको बोलना, मैं बोलूं फिर? नहीं, आपको बताने के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं यहाँ। नहीं, आपको बताने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ। हाँ, मुद्दा यहाँ मेरी, मैं आप बोलिए ना लंबा। अरे भाई, आपसे इतना लंबा भाषण। सुरेश खन्ना जी ने पढ़ के बजट पेश किया कि नहीं किया कंप्यूटर में, ये बताइए। अब नहीं बता पाओगे। अच्छा रुकिए, धर्मेंद्र यादव एक बार सुन लीजिए। राजीव जेटली आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, एक बार सुन लीजिए। डिबेटें नहीं करता हूं। आपकी सरकार में बजट कौन याद करके आता होगा, ये भी एक पूछने की बात है। आपकी सरकार में बजट जवानी रख के आते थे क्या? कोई हर बजट देखकर ही पढ़ा जाता है। ठीक है, रुक जाइए, रुकिए। राजीव जेटली को सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। रुक जाइए। आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बोलेंगे और मैं चिल्लाऊंगा, तो मैं ऐसी डिबेट नहीं करता हूँ। ठीक है, आपने बोलिया मैं बोलूंगा, आपने बोलिया मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं आपके बीच में, चिल्लाता नहीं हूं मैं ऐसे बीच में। अब मैं आपसे कह रहा हूं, खोखलापन कहां पे नजर आता है? अरे कोई एक ऑथेंटिक बात करी होती है आपने। एक बजट मिला उत्तर प्रदेश को, ये आपको भी मालूम है। बजट मिला पूरे उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी समाज को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए। आप देखिए अपनी पुरानी स्टेटमेंट उठा करके, बार बार जब भी आपने बजट का प्रोविजन किया, तो प्रोविजन के साथ साथ आप एक शब्द साथ में जोड़ते थे, समुदाय विशेष का। और वो सब जो सा होता था, ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश नहीं, किसी एक समुदाय के लिए आपने बजट बनाया। हम ये कह रहे हैं, एआई का मतलब मालूम है आपको? एआई पार्क किसे कहते हैं? एक प्रोविजन किया, डिमांड के हिसाब से उसके अंदर बढ़ोतरी की जाती है। ये कंसेप्ट है, कल्पना है, जो पहली बार लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क होंगे। आने वाला भविष्य हमारा उसके ऊपर निर्धारित है। और आप बताइए, आपने तो फिर भी थोड़ी तैयारी करी होगी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूं कि 2 नेता बिठाए, दोनों नेताओं के पास एक भी ऐसी बात नहीं थी जो बजट के अंदर खिलाफत के लिए उनके मुंह से निकल सके। दोनों ने ही पढ़ करके 2 लाइनें निपटाई और निकल लिए वहां से। अब मुद्दा यहां पर यह आता है कि देखिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है। आज भारत का नक्शा उठा करके देखिए, आपको पूरा भारत भगवा ही भगवा नजर आता है। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि हमने जब भी कार्य करे, सामूहिक रूप से करे, पूरे देश के लिए करे, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए करे। आज हम दिल्ली के लिए भी जब काम करते हैं, तो आपने देखिए अभी राकेश पांडे जी ने बोला कि हम यमुना आरती करेंगे। अरे भाई, लोग तो चुनाव जीतने के बाद भागते हैं, और हमने जो वायदा किया था, हमने शुरुआत वहां से करी है कि हम यमुना की सफाई करेंगे। जो यमुना हरियाणा से साफ सुथरी दिल्ली को मिलती थी, जिसमें दिल्ली सरकार गटर का पानी छोड़ती थी, हमने उसकी सफाई का कार्य करा। अब यादव जी मुझे इतना बताइए, यही यमुना, क्योंकि आपका अलायंस पार्टनर थे ये, यही यमुना उत्तर प्रदेश में भी जाती है और दिल्ली का गटर का पानी लेकर के जाती थी। आपने कभी केजरीवाल साहब का विरोध किया इस बात के लिए कि भाई आपने हमारे प्रदेश में रहने वाले लोगों को जहरीला पानी पिलाने की जो मुहिम छेड़ रखी है, उसकी खिलाफत में हम खड़े होंगे आपके सामने? तो आपकी राजनीति थी, मतलब उत्तर प्रदेश की जनता बीमार होती है तो हो जाए, ठीक, आगरा ही जाती है ना जमुना, ये उत्तर प्रदेश की जनता बीमार होती है तो हो जाए। हमने कहा कि हम वो कार्य करके दिखा रहे हैं जिन कार्यों ने हमारे देश की डेमोग्राफी, हमारे देश की पसंद बदल दी है। और ये पसंद बदली ही नहीं, भारत के मैप पर देखिएगा, हर जगह भारतीय जनता पार्टी, भाजपा ही भाजपा है। और आप जो सपना लेकर बैठे वो कभी पूरा नहीं होने वाला।
इसीलिए अखिलेश जी को तो पता है, ये शिवपाल जी को भी पता है कि अब हमने फॉर्मेलिटी करनी है। ठीक है, हमारे यादव जी टीवी पे बिठाने हैं, कुछ बोलने हैं, उससे पहले हमें भी 2 लाइनें बोल करके जानी है, इसलिए वो अपनी 2 लाइनें बोल करके अच्छा ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको छोड़ गए पीछे। ठीक है, मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, एक बार सबको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आता हूं। कहीं घूमने निवान आपको छोड़ गए। मुख्यमंत्री नई दिल्ली की पहुंच गई है वासुदेव घाट पर। यमुना की सफाई पर आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा था, कुछ हुआ नहीं। यमुना का अपना सनातनी महत्व है, और देखिए इस बार शायद हिंदू एकता का असर तो यहां पर भी देखने को मिला है कि आप लोगों को बाहर जाना पड़ा, बीजेपी की सरकार आ गई, 27 साल का वनवास खत्म हो गया, और टारगेट दिल्ली में भी वही है कि इसके जरिए मिसाल पेश करनी है। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे लगता है कि भाजपा केवल एक काम करती है, वो है झूठ और दुष्प्रचार। हमने यमुना की आरती जो है वो 2015 में ही शुरू कर दी थी। आपको अगर नहीं ध्यान होगा तो आपके चैनल के आर्काइव्स में होगा, आप देख सकते हैं। हमने यमुना की सफाई के लिए भी बहुत मेहनत करी। हाँ, हम 60% उसको अचीव कर पाए, बाकी नहीं अचीव कर पाए, उसके भी बहुत सारे टेक्निकल रीजन है। और एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो दिल्ली के 7 स्टेट्स लगते हैं, जैसे हरियाणा लगता है या यूपी लगता है, वहां पे जितने एसटीपीज है वो नॉन वर्किंग है। सारे एसटीपीज में से गंदा पानी यमुना के अंदर गिरता है। क्या अब वो गिरना बंद हो गया है? आपके प्रवक्ता मेरे साथ टीवी पे बैठ के बोल गया हम एसटीपी नहीं लगा पाए। सुनिए अरे भाई, आप ही के प्रवक्ता है, वो मुझे बोल गया हम एसटीपी नहीं लगा पाए। क्यों झूठ बोलते हैं? तो सरकार नहीं है। आप केजरीवाल जी के रवैये, आप केजरीवाल जी वाला स्टाइल छोड़ दीजिए, अब विपक्ष में बैठे हैं ना, अब सच की राजनीति करिए, झूठ की तो होली बीच में नहीं बोलता, अब ये बीच में बोलने लगे। नहीं, बीच में नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं आपको अभी ऐसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए कितने एसटीपी लगाए आपने दिल्ली में? कितने एसटीपी लगाए बताइए? केवल झूठ की राजनीति है बीजेपी की। अरे बता दीजिए ना कितने एसटीपी लगाए, इतना तो बता सकते हैं ना आप। हमने जितना यमुना, इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। बताओ ना मुझे, एक भी एसटीपी बताइए मुझे जो वर्किंग हो आज की डेट में। एक भी एसटीपी बता दीजिए वर्किंग हो, बता दीजिए। अभी यूपी की बात कर रहे थे, बताओ ना जो वर्किंग हो, एक भी। अरे हम तो यमुना में खड़े होके आए हैं, हमने तो आपकी हकीकत उजागर करी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री यमुना पे खड़े होके नाले दिखा रहे थे, कोई एसटीपी काम नहीं कर रहा था आपका। दोहरा मापदंड, हर चीज में दोहरा मापदंड, भाजपा का हर चीज में दोहरा मापदंड है। अभी ये कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोलता, अभी लगातार बोल रहे हैं, मेरी बारी में बोल रहे हैं। एसटीपी पूछ रहा हूँ, बीच में नहीं बोलूंगा। आपने एसटीपी कितने लगाए बताइए? नहीं, मुझे मेरी बात कहने दीजिए ना, आपकी बारी में आप। अच्छा, वो ऐसा है तो आप बोलिए। दिल्ली क्या ये झूठ है कि यूपी की सरकार को 60 करोड़ रुपए का सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी, जुर्माना लगा था कि अरे नहीं निवान भाई, मैं एक चीज कह रहा हूं, यमुना का अपना महत्व है सनातनी, इससे आप इनकार तो करेंगे नहीं। यमुना को लेकर आप लोगों ने वादे किए थे, इससे भी आप इनकार नहीं करेंगे सर। वो यमुना के वादे क्या पूरे हुए? आप खुद मान रहे हैं कि नहीं पूरे हुए, और अब सरकार उसी को आगे रख रही है कि भाई देखो ये आपने नहीं किया, हम तो पहली प्राथमिकता यही रख रहे हैं। ये लोग केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। ना इन्होंने कुछ किया, अगर इन्होंने करना होता तो यूपी में करके दिखाते। 60 करोड़ रुपए का कोर्ट से जुर्माना की बात हो रही है, यूपी में भाग्य हमने करके दिखाया। दिल्ली में पूछ रहा हूं एसटीपी कितने लगाए आपने बताइए, उसकी तरफ बजाय हैं हमने, लेकिन सच बोला। हम इनकी तरह झूठ नहीं बोलते। इनको 60 करोड़ रुपए का कोर्ट से जुर्माना लगता है दैट यू हैव मेड यमुना। अच्छा ठीक है, सच और केजरीवाल क्या इनसे सवाल नहीं होना चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं कि आप झूठे प्रचार करना बंद करिए, आप दिल्ली के अंदर काम करना शुरू करिए। आपने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपए हम पास कर देंगे, आज पहली कैबिनेट है, आज इनको 2500। अरे अभी कैबिनेट होने तो दीजिए भाई, शुभ रास्ता, पहली कैबिनेट हुई नहीं। सरकार ने अभी चार्ज लिया, कुछ मिनटों पहले चार्ज लिया, 1 घंटा भी शायद अभी पता नहीं 1 घंटे के आसपास ही समय हो रहा है। पांडे जी बिल्कुल। और अभी कह रहे हैं पहले ही दिन कह रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट। अरे थोड़ा काम करने दीजिए भाई, सरकार के शपथ ग्रहण से पहले यहां पर सफाई शुरू हो गई, क्या तो आप लोग मशीनें नहीं जाने दे रहे थे। एक शब्द है शुभ रास्ता, सनातन, वो दिल्ली में भी सियासत को परेशान कर रहा है, यूपी में भी सियासत को परेशान कर रहा है, विपक्षी सियासत को। देखिए राकेश जी, इसके पहले किसी और चैनल पे एक डिबेट में निवान शर्मा जी आम आदमी पार्टी की संस्कृति का परिचय दे चुके हैं, इसीलिए मैं एक निवेदन पहले ही कर देती हूँ कि अगर मेरे बीच में ये एक बार भी बोलेंगे तो मैं डिबेट छोड़कर चली जाऊंगी। और दूसरी चीज कि मेरे स्टेटमेंट को अगर तोड़ मड़ोड़ करके बोलेंगे तो मैं इनको बीच में जरूर टोकूंगी। पहली चीज, निवान शर्मा और उनके जैसे अनंत कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खूब बधाई कि दिल्ली वही जीते हैं, इन्हीं के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। बात ये ऐसे करते हैं जैसे चुनाव इन्होंने नहीं जीता। काम जी हमने बहुत कर दिया, हमने बहुत सच्चाई का साथ दिया, इसीलिए जनता ने आपको चुना, इसीलिए आप सिमट गए। कुछ भी मत बोलिए ना, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आपसे पॉलिसी इंटरवेंशंस नहीं हो पाए जो आपने वादे किए थे, इस वजह से ये दिक्कत है और इस वजह से राजनीतिक दिक्कत हुई आपको। आप सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाइएगा।
जहां तक बात रही गंगा और यमुना के सफाई की, राकेश, निमान आऊंगा तो देखिए ऐसा है कि जब से कुंभ शुरू हुआ है तब उसके पहले से और अब तक तो लगातार हम देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ विपक्ष को लगातार टीस रही है। और उस टीस का माफ कीजिएगा, मैं इससे डायरेक्ट नहीं बोल सकती, उस टीस का ठीकरा मुझे नहीं लगता कि जनता अपने सर पर फोड़ना चाहती है। आपको नहीं है आस्था सनातन में, आप मत रखिए। इस देश के करोड़ों लाखों लोगों की जो आस्था जुड़ी है, उस आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न ऐसा है कि सरकार दर सरकार जो नई सरकारें बन रही है उसमें जनता ने अपनी मुहर लगाई है। आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि नहीं यमुना की सफाई हम ज्यादा अच्छा कर सकते, तो आपके पास 10 से 12 साल का समय था, आप नहीं कर पाए, चाहे कारण जो रहा हो, और उसके बाद अब किसी को मौका मिला है तो आप देखने दीजिए। दूसरी चीज है कि दिल्ली को जो मुख्यमंत्री मिली है वो महिला मुख्यमंत्री मिली है, और मैं नहीं कह रही हूं, थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स हैं कि जब जब महिलाओं ने नेतृत्व किया है, आमूलचूल रूप से पॉलिसी पर्सपेक्टिव पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप अच्छी रही है, क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, चूंकि बहुमत वाली सरकार है तो ये भी दिक्कत नहीं है कि तोड़ मरोड़ करके कुछ न कुछ ऐसा चलता रहेगा, कोalition धर्म निभाना पड़ेगा, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो थोड़ा अपने दिल को सांत्वना दीजिए कि आप चुनाव पहली बात जीते नहीं हैं, तो आप सर झुकाकर जनता के बीच में जाइए। पूछिए अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को क्यों धूल चटा दी, मनीष सिसोदिया जैसे शिक्षा के सिरमौर को क्यों धूल चटा दी। और थोड़ा सा आराम से, आप चाहे तो आतिशी जी से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, किस तरीके से जनता के साथ जुड़े रहने की ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए उनसे। और उसके बाद थोड़े दिन सब आराम से इस सरकार को चलने दीजिए, और एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष के रूप में आपको जो मुद्दे उठाने होंगे उठाइएगा। आप आज मुद्दे उठाइएगा ना निवान जी। ठीक है शिवराज, ठीक है, मैं आता हूं। निवान आऊंगा। थोड़ा सा एक बार जगदीश भाई भी बोले, नहीं तो कहेंगे हमको बोलने ही नहीं दिया, हर जगह जीरो हो जा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा नहीं कि हम बोलेंगे नहीं। अब जगदीश भाई, आपकी पार्टी कह रही है कि यूपी का बजट दिशाहीन है, तो दिशाहीन इसलिए लग रहा है कि दिशा में प्रमुखता धार्मिक स्थलों की ज्यादा लग रही है, विंध्याचल से लेकर अयोध्या, काशी, मथुरा, हर जगह संभल, हर जगह आप दिक्कत मेन इसी बात से। राकेश भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगा हम विपक्षी बड़ी पार्टी आप जिसको इग्नोर करते हैं ना, दो बीजेपी प्रवक्ता बैठा के हमें सुनवाते हो और वो भी झूठ सुनाते हो। अब सुनिए, मैं डबल इंजन की सरकार की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन और सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, पर धर्म की राजनीति करिए, करो, उनका एजेंडा हम जाएंगे। पर मैं तो ये जरूर पूछूंगा कि टीचर शिक्षा के लिए कुछ करा, जो गरीब महिला बहन बेटियां हैं उनकी रसोई के लिए कुछ करा है, और जो किसान है उनके लिए कुछ करा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं एम्स कितने बनाए, हेल्थ का कितना काम करा, ये सब पूछना पड़ा। इन्होंने तो 63,000 करोड़ कमाने की बात कर दी है शराब में, ये तो केजरीवाल की लाइन पे चल दिए हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जब पार्टी डबल इंजन की सरकार को सभी की बात करनी चाहिए, सबके साथ और सबके विकास भी, उस पर करनी, ना कोई महंगाई कम करने की बात है, ना कोई डीजल पेट्रोल कम करने की बात है, ना सिलेंडर देने की बात है। रोजमर्रा की जिंदगी से दूर भाग रहे हैं लोग। बस आप अपने संस्कृति और संस्कार को लेकर चलो, उससे पेट नहीं भरेगा। रोजगार नहीं है, युवाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। आप भी बीजेपी के प्रवक्ता ने, मेरे भाई ने कहा कि जमुना की सफाई शुरू होगी, अच्छी बात है, पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि गटर गिरते थे केजरीवाल के टाइम में, फैक्ट्रियों का पानी गिरता था, शायद अब नहीं गिरेगा। और मैं तो रोज आपको ले जाके दिखाऊंगा, रोज उसी जमुना में गिरेगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, दिखावा कर रहे हैं, समय का इंतजार करें। में रोज इनसे लड़ना पड़ेगा, पहले केजरीवाल से लड़ना पड़ता था, अब इनसे लड़ना पड़ेगा। अरे एक बात बताइए जगदीश जी, जो इतनी आपने ज्ञान की बातें कही हैं, आपने गंगा एकदम साफ सुथरी स्वच्छ छोड़ कर गए थे क्या, कि इन्होंने आकर गंदा कर दी? गंदा कर दी मुझे छोटा सा नहीं, राजीव भाई रुक जाइए, आप लोगों ने आप लोग गंगा यमुना को एकदम स्वच्छ छोड़ कर गए थे क्या? इन्होंने कौन सी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग गंगा यमुना को स्वच्छ छोड़ कर गए थे क्या? करोड़ रुपया कि इन्होंने आकर गंदगी फैला दी, गंगा का बेटा प्रदूषित कर दिया गंगा यमुना के जल को। उससे पहले तो इतना साफ सुथरा था कि पूछना ही नहीं है। मशीन छोड़ दिया भाई, इन्होंने कहाँ कर दी इनका, ये कर इनकी औकात और हैसियत ने गंगा जमुना को साफ कर दे। अरे तो आपकी थी तो आपने कर दी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। देख लेना, इनकी औकात हैसियत नहीं है, आपकी कितनी थी जगदीश भाई? अरे भाई, हम तो जनता के एजेंडो पे थे, हमने तो जनता का एजेंडा नहीं है गंगा यमुना साफ करना? डीजल मैं पूछ रहा हूँ कि जनता का एजेंडा नहीं है गंगा यमुना साफ करना? जिंदगी शिक्षा दी, ये किसी और का एजेंडा है? खोले, हम राजनीति में आए हैं जनता के लिए। अरे मेरे भाई प्रभु, ये आप तो धार्मिक बजट दे रहे हैं, शराब का बजट भी दे दिया आपने। अरे तो आप दिशाहीन बताएंगे, मतलब कहीं 100 करोड़, कहीं 150 करोड़, कहीं 75 करोड़।
गलत ही सही आंकड़ा धर्मेंद्र भाई, AI पार्क का बता कर गए, नक्षत्र सिटी, साइंस सिटी, नक्षत्र प्रयोगशाला, ये सब मिलाकर 50 करोड़ का है। क्या काम होता है? डिटेल अभी पेपर आने दीजिए, वो भी पढ़ लेंगे कि AI पार्क का अलग से कितना है। 5 करोड़। हाँ नहीं ठीक है, वो आने दीजिए पेपर, आने दीजिए पेपर, टेबल पूरा पेपर पढ़ने में समय लगता है, पूरा पेपर पढ़ने में समय लगता है। ठीक है, शुभरास्ता लेकिन मुस्कुरा रही थी। शुभरास्ता, ये एक टिप्पणी फिर मैं धर्मेंद्र जी और राजू भाई आपके पास आ रहा हूं। ये कह रहे हैं कि हम जनता के एजेंडे पर चलते हैं, तो क्या जनता का एजेंडा गंगा यमुना साफ करना नहीं है क्या? देखिए, जयेश जी को मैं इतना ही कहूंगी कि लगातार मैं ये मानती रही हूं, मैं ये हमेशा कहती रही हूं कि आज की दिल्ली शीला दीक्षित जी की ठीक है, शुभरास्ता की आवाज नहीं साफ आ रही है, नेटवर्क की दिक्कत है। धर्मेंद्र जी आप बोलिए। राकेश जी, राजू भाई कह रहे थे कि एक परिकल्पना हुई है AI पार्क बनाने की और उसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। हाँ। आज के 8 बरस पहले जब योगी सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, हाँ। एक मेगा फूड पार्क की भी परिकल्पना की गई थी और 6 बनाने की बात कही थी। ठीक, 8 वर्षों में 0 बना है। 0 जानते हैं? हाँ। 0 बना है। हाँ। तो इनकी परिकल्पना और इनकी कल्पना, इनके शब्दों का जाल, इनका जो धोखा है, इनका जो विश्वासघात है, पूरा देश बहुत अच्छे से जानता है। इनके बस की कुछ नहीं है करना। ये जनता के मुद्दों पे बात कर ही नहीं सकते हैं। खोखला बजट लेकर आए हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि स्वास्थ्य में कितने पैसे लगाने हैं, किस जगह लगाने हैं। आज भी गोरखपुर के अंदर कैंसर के मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है जहां से मुख्यमंत्री आते हैं। तो इनसे ना स्वास्थ्य में कोई होने की बात है। उच्च शिक्षा का बजट आप मुझे बता दीजिए, कुछ नहीं बता पाएंगे। प्राविधिक शिक्षा का बजट बता देंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इनको 2017 की जब सरकार आई थी, UPPSC में कह रहे थे हम नहीं, तो आपका कहना है कि इस बजट में कोई काम ही नहीं कर रही है सरकार? बिल्कुल नहीं, उनका विजन ही नहीं है ना, मैं बता रहा हूं। विजन का भी छोड़िए, कुछ कर ही नहीं रही है। कहां कर रही मुझे बताइए। नहीं तो फिर क्या है? अरे धर्मेंद्र भाई, कुछ तो लॉजिकल बात करिए। ऐसे ही आप लोगों ने इलॉजिकल होकर महाकुंभ में बातें की। जनता भर भर कर आप ही को सुना रही है कि कहीं और बैठकर कहीं और की बातें। अब महाकुंभ में आ गए ना, केंद्रीय नहीं, मैं नहीं आ गया। मैं आप ये कहने की पूरे बजट में एक काम की चीज नहीं है, तो ये दिखाता है कि आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, और ये दिखाता है फिर इसीलिए सवाल पूछना पड़ जाता है। तथ्य बता रहा हूं। खैर, लेकिन एक लॉजिकल बात आपकी फूड पार्क वाली है, उसका जवाब दीजिए राजीव जेटली। मिक्सिंग हो रही है। जिस तथ्य पे, जिस लाइन पे डिबेट चल रही होती है, उसे 2 मिनट में जंप करके दूसरी जगह चले जाते हैं। मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, आपने मेरी बात उस टाइम नहीं होने दी। देखिए, एक तीन राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं और कांग्रेस ने इस बात को कबूल करा कि 2 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिठा लिए हैं। आप उससे अंदाजा लगाइए कि इन्होंने एक बात तो कह दी है कि भाई ना हमें समाजवादी पार्टी का साथ मिल रहा है, ना हमें आम आदमी पार्टी का साथ मिल रहा है। मतलब आम आदमी पार्टी जिस नीति के ऊपर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव तक चलती रही है, इन्हीं की नीति के ऊपर, इन्हीं के साथ गठबंधन लगाकर, अगर उनके प्रवक्ता को कहने पे मजबूर होना पड़ा कि अब हम अकेले बच गए हैं, हम बेचारे बन गए हैं, हम अलग थलग हो गए हैं, हम अलग थलग हो गए हैं, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अब ये पार्टियां आपको नजर आ रही है, इनमें से एक भी पार्टी का तालमेल आपस में नहीं है। ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है ये गठबंधन। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई आप देखिए, आप बोलिए कि कांग्रेस प्रवक्ता जो, आप ये बोलिए हमें पता है कि आप कहाँ उलझाना चाह रहे हैं, हमें पता है कि आप कहाँ उलझाना चाह रहे हैं, कहाँ लेकर के जाना चाह रहे हैं। मोटी मोटी बात है। एक बात सुनिए, अरे वो बेचारे बैठे, उनको भी विंडो पे ले लो आप। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे। अच्छा धर्मेंद्र भाई सुनिए ना, धर्मेंद्र भाई सुनिए, दिक्कत यही है वो आप नहीं ठीक है, ये अच्छी बात है। आप फूड पार्क की बात करिए तो वो कहेंगे कि उलझा रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि अयोध्या, काशी, मथुरा के लिए आप लोगों ने क्या कर दिया, नैमिषारण्य के लिए क्या कर दिया, चित्रकूट आप लोगों को ध्यान में क्यों नहीं आया, संभल में क्या हो गया, तो आप फिर कहीं और घूमकर चले जाएंगे। तो अपनी सहूलियत की पॉलिटिक्स करते रहिए सर। जनता पिस रही है और जनता को पिसने दीजिए। राकेश भाई, ये मुद्दे की बात देखिए, पॉलिटिकल डिस्कशन करते हो आप लोग। अगर बजट के ऊपर स्पेसिफिक डिस्कशन कर रही थी तो मैं कागज पत्र साथ में लेकर के बैठ। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन है ना, तो आप पॉलिटिकल डिबेट करते हो। पॉलिटिकल डिबेट का मतलब ये है, मेरा क्वेश्चन तो केवल इतना है, इन दोनों से पूछ लीजिए कांग्रेस के साथ है या नहीं है। ये तो कम से कम पूछ लीजिए। कांग्रेस ने तो कह दिया ये लोग हमारे साथ नहीं है। आपके चैनल के ऊपर ही अगर इन्होंने मान लिया कि 2 लोग अलग भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेस नहीं बोल सकती है, तो इससे एक बात का अंदाजा लग गया
कि इनका गठबंधन किस जगह पर खड़ा हुआ है आज की डेट में। ये जो यूपीए करते हैं, इंडिया बना रखा था जिन्होंने, वो छिन-भिन हो चुका है, अब उसके कोई मायने रह गए। फूड पार्क की जगह मेगा फूड पार्क का, अरे भैया फूड पार्क तो तुम्हारा बन चुका है, अब आपका फूड पार्क आपका चटनी पार्क बन गया। अच्छा चलिए, आपका चटनी पार्क बन गया। ठीक है, चलिए ठीक है ना। आपके हिसाब से धर्मेंद्र यादव उनके आपके सवाल का जवाब नहीं है, तो आप भी सवाल का नहीं जवाब दे पा रहे भाई। क्या अयोध्या काशी की बात आते इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? मैंने अयोध्या का बताया आपको, क्या बताया? कोसी परिक्रमा नहीं, क्या बताया? सुन लीजिए ना, 14 कोसी परिक्रमा का नवीनीकरण करा के विश्व स्तरीय बनाया। अरे तो कितना नवीनीकरण हो गया भाई, हमें नहीं कोई परिवर्तन दिखा था। अब बोलने नहीं दोगे आप? बोलिए। अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया, और आपका पावर प्लांट लगाया अयोध्या के अंदर। भारतीय जनता पार्टी बताए कि 4 काम कौन सा किया। मंदिर बना आपका, पावर प्लांट में कितने की बिजली बनती थी? चलो आज मैं तुम्हारी वाली डिबेट ही कर लेता हूं। मुझे बताओ, मैं मालूम है पावर प्लांट में पर यूनिट कितनी कॉस्ट करती थी मालूम है? सारा तो सारे घपले तो इसी में करने देते। कोयला खरीदने में घपला, कोयला खरीदने में घपला, टरबाइन लगाने में घपला, अब सुनिए, अब धर्मेंद्र यादव सुनिए। शुभराज था ये बार बार, रुकिए धर्मेंद्र यादव, शुभराज साहब ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में पावर प्लांट को लेकर ये कर दिया, अंडरग्राउंड केबलिंग को लेकर खर्चा कर दिया। तो क्या ये खर्चा एक सामान्य शहर की तरह किया गया या धार्मिक स्थल को ध्यान में रखकर किया गया? ये एक बड़ा फर्क है जिस पर जवाब देने से शुभराज साहब धर्मेंद्र यादव बच रहे हैं, क्योंकि कहेंगे इनकी फिर चिंता होगी कि इन्होंने क्या काम किया, तो मंदिर बनवा दिया। मतलब मंदिर बनवा देना जनता का काम नहीं है इनके हिसाब से। शुभराज साहब जी, राकेश जी, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के मैं एक जो बात आपके प्रश्न से भी लिंक होती है, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी आज डंके की चोट पर कहीं से भी खड़े होकर के खूब चिल्ला करके भी अगर कहे कि हमने हिंदुत्व की राजनीति की है, हमने हिंदुओं के की जो भावना है उसको ध्यान में रख करके राजनीति की है, तो ये हिंदू नहीं मानने वाले। और भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी राजनीति में हिंदुत्व के अलावा विकास की जो बात है वो जिस पुरजोर तरीके से और करनी चाहिए इनको, मैं बात की चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि काम बहुत हो रहा है योगी सरकार के। अगेन मैं दोबारा से मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स का जिक्र करूंगी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स का जिक्र करूंगी, HDR पे बहुत काम कर रही है योगी सरकार, लेकिन जिस पुरजोर तरीके से बात करनी चाहिए विकास के मुद्दों पर वो शायद बीजेपी उतने अच्छे से नहीं कर पा रही है। तो इन दोनों की राजनीति में यह कमी है कि ये चाहते हैं कि अपनी जो इनकी जो लीक है उस लीक को ये ज्यादा सशक्त करते चले। तो उस सिचुएशन में दिक्कत कुछ नहीं है राकेश भाई, दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी अगर कह दे कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं, और बीजेपी ये चाह ले कि अगर वो किस हर सर्व धर्म संभाव और सर्वस्पर्शी विकास वो कर रहे हैं, नहीं फिर तो सच ये है, निवान और जगदीश जी दोनों आप लोगों से सवाल करता हूं और 20-20 सेकंड आप दोनों लोगों को दे रहा हूं कि बीजेपी का जो फॉर्मूला है कि हिंदुत्व के साथ हम विकास करेंगे या धार्मिक स्थलों के साथ हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, इसकी काट आप लोगों के पास नहीं है। दिल्ली में भी ये देखने को मिला, यूपी के बाई इलेक्शंस में देखने को मिला, हरियाणा में और महाराष्ट्र में भी यही देखने को मिला। पहले निवान आप बोलिए, फिर जगदीश जी आप बोलिएगा। देखिए सर, हमने तो जनता के सामने रखा है कि किस तरह से बीजेपी धर्म के नाम पे धोखा देती है। बीजेपी ने राम मंदिर की जमीन में घोटाला किया कि नहीं किया सबके सामने है। तो जनता कहां मानी? जनता ने उनको मौका दे दिया, निवान आपको मौका नहीं दिया, आपको कहा कि जाइए अभी उनको चलाने दीजिए सरकार। कोई बात नहीं सर, झूठ जीत गया है, लेकिन झूठ तो झूठ ही रहेगा ना। अगर झूठ जीत भी जाता है, झूठ तो झूठ ही रहेगा। सच ये है कि शिक्षा के ऊपर 25% हम खर्च करते हैं और यूपी में कितना है जब बच्चों की कसम खा ली जाती है। हमारा प्रॉफिटेबल बजट है जब तक बच्चों की कसम नहीं खाई होती। 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आप देख लीजिए। हमें ये बोलने नहीं देते क्योंकि ये जानते हैं कि हम सच बोलते हैं, ये हमारे ऊपर ओवरलैप करते हैं। ठीक है, चलिए जगदीश जी 20 सेकंड आपको भी, जगदीश जी 20 सेकंड आपको भी। सवाल वही है, जनता की घर देखिए यमुना की देखिए राकेश पांडे भाई, आपने कहा कि सरकारें मंदिर बनाती है, नहीं, सरकारों का काम मंदिर बनाने है। मंदिर बनाते समाज के लोग, सामाजिक संस्थाएं जो हमें देखते हैं। सरकारों का काम है जनता से कई वादों पर खरा उतरना, चाहे महंगाई कम करनी हो, चाहे रोजगार देना हो, चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, सरकारों के काम ये है। मंदिर मस्जिद पर फिर घुमा फिरा के आ जाते हैं, ये सरकारों के काम नहीं है। अरे ये बात धर्मेंद्र यादव ने कही थी कि सरकार ने इनका काम है कि इन्होंने मंदिर बनवा दिया, तो पहले जाकर अपने सपा के साथी को सिखाइए कि कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद ट्रस्ट बना था, उस ट्रस्ट ने इस देश के सनातनियों की मदद से मंदिर बनवाया। सरकार सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं थी सर, जाकर ये अलग बात है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा है,
कि कानून और इस देश के संविधान के हिसाब से रास्ता निकालेंगे। तो पहले आप लोग ही तय कर लीजिए सर किस रास्ते पर चलना है। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।